नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारा जो डिस्कशन हो रहा है वो पाई के ऊपर हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? पाई के ऊपर। पाई को अगर देखा जाए तो कई साइंटिस्ट कई तरीके से इसको डिफ़ाइन किए हैं, और जो जनरल हम लोग जो स्टूडेंट हैं और हमारे जैसे जो साधारण टीचर हैं, ये लोग पाई को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। पाई को बताया गया है कि ये किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। जैसे 2πr/2r। आप यहाँ मान सकते हैं एक सर्किल जिसका रेडियस r होता हो तो डायमीटर आप जान रहे हैं कि 2r होगा, और इसका सरकमफ्रेंस जो है वो हमारा 2πr के बराबर होगा। तो पाई इस फॉर्म में कैसे आता है, आज हमारा ये डिस्कशन इस पर होगा। और इतना ही नहीं, इससे रिलेटेड कई जानकारी आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक कॉन्सेप्ट से, वो ये है कि पाई हमारा ऐसा है, ठीक है। बट पाई के बारे में एक बात और है कि पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? इर्रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि जो एक बार स्टार्ट हो गया, अब वो कहाँ जाके एंड होगा ये बात कोई नहीं जानता, ठीक है। यानी कि अगर हमने किसी नंबर को लिखना चालू किया है और वो नंबर कब जाकर के एंड होगा इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग भी रहता है। अगर हम पाई के वैल्यू को देखें तो ये हमारा 265,265,3,5,8,9,7,9,3 ऐसे है। देखिए, याद भी नहीं है हमको, इतना बड़ा नंबर है। अब ऐसा है इसमें कि ये नंबर स्टार्ट तो हुआ है पर इसकी एंडिंग कहाँ होगी ये किसी को नहीं मालूम, तो ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है। बट इसमें कोई पैटर्न नहीं है। अगर आप बाकी रेशनल नंबर को देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अगर हमने लिखा 3.24, फिर 2244, 222, तो ये भी हमारा क्या है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। बट इसमें हमें एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है, जबकि इसमें कोई रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसा कह पाना कि इसमें अगला डिजिट क्या आएगा, यानी सक्सेशन में अगर आप देखें तो अगला डिजिट क्या होने वाला है, इस बात का कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो पाई के साथ ये एक ख़ास बात है। हालांकि पाई का हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं जो कि है 22/7। अब ये हमने कहा कि इर्रेशनल है और ये हमारा तो रेशनल है, तो तय बात है कि ये और ये बराबर नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 आता है। कई जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने पाई की बहुत सारी वैल्यूज़ डेसिमल के बाद बिलियंस मिलियंस डेसिमल्स तक के वैल्यूज़ को निकालने का प्रयास किया था। इसमें हमारे ही देश के एक जाने माने मैथमेटिशियन श्री एस रामानुजम ने भी बिलियंस तक निकालने का प्रयास किया था। बट उन्होंने भी ये पाया कि अगला डिजिट क्या होगा उसका कह पाना, उसको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन था। बहुत प्राचीन मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने इर्रेशनल नंबर या इर्रेशनलिटी की क्या परिभाषा हो सकती है इसको निकालने का प्रयास किया। तो उन्होंने पाया कि इर्रेशनलिटी का मतलब होता है कि वो नंबर या वो चीज़ें जो हैं तो ज़रूर, बट उसके बाद क्या होने वाला है उसके साथ इस बात की जानकारी नहीं है। यानी कि
आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि प्रकृति जो है हमारी, वो अगला कदम क्या लेगी ये ना हम जानते हैं और ना ही कोई इस बात का सटीक अनुमान लगा पाता है। पाई भी में भी कुछ उसी प्रकार नेचर का एक कह सकते हैं कि एक बहुत उम्दा बात इसमें दिया हुआ है, या आप इसको नेचर का करिश्मा कहिए या आप इसको जो नाम दे दीजिए, बट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें नेचर के साथ, नेचर की जो प्रकृति है, नेचर का जो स्वभाव है, वही स्वभाव इस पाई का भी है। और यही कारण है कि पाई आपको नंबर्स के अलावा नेचर में कई जगह अपने आसपास कई जगह कई सब्जेक्ट्स में भी आपको मिलेगा पाई का वजूद। ठीक है, तो इस तरीके की बातें आपको पाई के साथ समझने के लिए मिलेंगी। चीज़ें हैं जो पाई से रिलेटेड हैं। देखिए, कह रहा है कि जो ह्यूमन और जो ह्यूमन के, अब जैसे समझ लीजिए इस बात को कि जो प्रकृति है वो प्रकृति इंसान के कभी भी, इंसान कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, कितना भी अपने आप को मॉडलाइज क्यों ना कर ले, लेकिन कभी भी प्रकृति के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वही चीज़ पाई के साथ भी है कि कोई भी मैथमेटिक्स या किसी भी प्रकार का मैथमेटिक्स प्रोसेस या कोई भी मैथमेटिशियन इस पाई के वैल्यू को निकाल पाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के जैसा ही अपना स्वभाव दिखाता है। ऐसा इसलिए है, आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप देखें तो पाई सिर्फ और सिर्फ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल और डायमीटर के रेशियो में नहीं है, ना ही सिर्फ ये इर्रेशनल नंबर के नंबर में है। आप अगर देखें, इस डिस्कशंस को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आप इस चीज़ को देखिए, समझिए इस बात को। अगर आपको ये कहा जाए कि आपका सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर, आप जान रहे होंगे कि 0 से लेकर के आपको इन्फिनिटी तक जाना है। अब इस सेट में से आपको कोई 2 वैसा नंबर निकालिए, ठीक है, कोई 2 वैसा नंबर निकालने का प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है, कोई वैसा 2 नंबर निकालिए जिसका फैक्टर जो है वो 1 हो, यानी कि 2 प्राइम नंबर आपको इससे निकालना है। वैसे नंबर जो आपस में रिलेटिवली क्या रहे, प्राइम रहे। तो ऐसा देखा गया कि जो इनकी प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग 2, या हम कह सकते पेयर ऑफ को प्राइम्स होल नंबर से, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है ना, ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली बराबर हो जाता है हमारा 6/π² के। अब ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है और ये आपका मेंसुरेशंस का टॉपिक है, जबकि ये नंबर सिस्टम में है। अब तीनों ब्रांचेस मैथमेटिक्स के हैं, पर तीनों अलग अलग चीज़ें आपको बताने का प्रयास, तीनों अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पाई हमारा हर एक जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। पाई की एक यूनिक बात और भी है। यूनिक बात इसमें ये है, यूनिक तो पूरा का पूरा पाई ही आपको यूनिक देखने के लिए मिलेगा, बट इसमें ये बातें हैं कि आप इसको नेचर में भी देखना चाहें तो ये आपको दिखेगा। जैसे हमारा सन, यस, ये जो हमारा सन है ये भी एक सर्कुलर डिस्क के जैसा आपको दिखेगा। मतलब सन जो है आपका एक चमकीला ग्रह है जिसका सरफेस जो है, जिसका शेप जो है वो आपको सर्किल के जैसा दिखेगा। इसके अलावा जो हमारा बॉडी में डीएनए होता है, ये इस तरह का डीएनए आप बॉडी में स्ट्रक्चर देखे होंगे। ये डीएनए में भी आपको पाई की जानकारी मिलेगी। हमारा जो आँख होता है, इस आँख में ये जो प्यूपिल है, ये भी आपको यहाँ पर भी आपको पाई देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा है कि नेचर में हर एक जगह, नेचर में हर एक जगह, सन में,
डीएनए में, हमारे आँख के प्यूपिल में आपको पाई की संरचना देखने को मिलेगी, पाई की जानकारी वहाँ से आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर देखें तो जो हमारा पॉन्ड है या जो तालाब है उसमें अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो ये एक कंसेंट्रिक सर्कल्स का निर्माण करता है। कंसेंट्रिक सर्कल्स आप समझ रहे होंगे, इस तरह का पैटर्न बनाएगा और ये हमारा फैलते जाता है हर एक डायरेक्शन में। जैसे ही किसी ठहरे हुए पानी में आप पत्थर मार दीजिए, चाहे आप उसको डिस्टर्ब कीजिएगा, तो वो एक इस तरीके का पैटर्न बनाता है। यहाँ पर भी पाई मौजूद है। तो हम ये देखें कि पाई हमारा मैथमेटिक्स के अलावा नेचर में भी मौजूद है। इसके अलावा पाई आपको फिजिक्स में भी दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा वेव होता है, साउंड वेव कहिए या हमारा लाइट वेव कहिए, इसमें भी आपको ये लाइट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये हमारा साउंड के लिए, तो इस वेव में भी आपको पाई की संरचना दिखेगी। इतना ही नहीं, फिजिक्स का एक बहुत ही प्रचलित हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ पर भी आपको पाई की मौजूदगी का एहसास होगा। तो ऐसा नहीं है कि पाई सिर्फ हमारा मैथमेटिक्स में सीमित है, पाई नेचर में भी है। और याद रखिए कि जैसा नेचर का स्वभाव है वैसा पाई का भी स्वभाव है, क्योंकि नेचर अगला कदम क्या उठाएगा ये हम नहीं जानते, और पाई में अगला डिजिट क्या आने वाला ये कोई मैथमेटिशियन भी आपको नहीं बताएगा। लेकिन हाँ, पाई की प्रकृति से हम बहुत कुछ यहाँ पर जानने का प्रयास कर सकते हैं। और साइंटिस्ट का, जो हमारे मैथमेटिशियन और जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यही प्रयास किया होगा। फाइनली फिजिक्स के अलावा जो हमारी नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, इनमें भी पाई आपको देखने के लिए मिलेगा। मान लो कि ये हमारे पहाड़ हैं, जो हिली एरियाज़ होते हैं, वहाँ से जो हमारा ओशन होता है या जो हमारा सी होता है, यहाँ तक जो नदी ट्रैवल करते हुए आती है इस तरीके से और यहाँ आकर के बह जाती है। तो यहाँ से जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है या जिसको हम स्रोत कहते हैं, नदी का सोर्स, और ये जो नदी का यहाँ मुहाना होता है जिसको माउथ ऑफ द रिवर कहा जाता है, इसमें भी पाई आपको देखने के लिए मिलेगा। पर अगर इसको समझे तो इससे पहले एक हमें टॉपिक समझना होगा जिसे कहते हैं हम लोग मीएंडर रेशियो। मीएंडर्स रेशियो क्या है? ठीक है, मीएंडरिंग रेशियो या मीएंडर्स रेशियो क्या है? मीएंडरिंग रेशियो भी इसको कहते हैं। मीएंडरिंग रेशियो क्या है? तो जब हमारा नदी यहाँ से बहने के बाद ये जहाँ से ये अपने आप को मोड़ता है, ये पॉइंट, फिर यहाँ से इसने अपने आप को यहाँ से मोड़ा, ये पॉइंट, फिर यहाँ से मोड़ा, ये पॉइंट, तो अलग अलग डायरेक्शन में ये जो मोड़ बनाता है, तिरछा मोड़ जो बना रहा है, इसे हम मीएंडर के नाम से जानते हैं। बट ये मीएंडर फॉर्म करता है, इसी तिरछे जगह पर मीएंडर ये फॉर्म करता है। तो मीएंडरिंग रेशियो के इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो हमारा रिवर का एक्चुअल लेंथ होता है, रिवर का जो हमारा एक्चुअल लेंथ होता है, दैट इज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो हमारा एक्चुअल लेंथ होता है हर एक पॉइंट पर, वो डिवाइडेड बाय, अगर रिवर बिना मीएंडर बनाए सीधे यहाँ से माउथ तक जाती तो ये जो लेंथ होता है बटे एक्चुअल लेंथ ऑफ रिवर बाय लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ, या आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू माउथ। इसका जो रेशियो आता है वही आपका मीएंडरिंग रेशियो के बराबर होता है। ठीक है,
तो इस रेशियो में भी बोला गया कि यहाँ पर पाई हमारा मौजूद है। अब ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कह रहे हैं, इसका एक साइंटिफिक प्रूफ है, और ये साइंटिफिक जो प्रूफ है ये किसी जाने माने साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, और उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक जो हैं हमारे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है फिजिक्स के क्षेत्र में, उन्होंने पहली दफ़ा ये बात बताया कि जो हमारा रिवर है उसके वो हमारा एक पाई का वैल्यू देता है जो इसके मेंडरिंग रेशियो में छिपा हुआ है। अब इसका एक साइंटिफिक आधार ये है कि उन्होंने दो प्रचलित थ्योरम्स का, फिजिक्स के दो प्रचलित थ्योरम्स, और आप उसको कह सकते हैं थ्योरी का यूज़ किया था। एक हमारा इसमें था डायनेमिक फ्लूइड्स एंड द सेकेंड इज काउज थ्योरी। जी हाँ, डायनेमिक फ्लूइड का प्रयोग किया और डायनेमिक ऑफ फ्लूइड्स का प्रयोग किया, इसके जो थ्योरम्स हैं, और जो काउज थ्योरी है इनका प्रयोग किया। देखिए उतना ज़्यादा हम लोग टिपिकल जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि समझने के लिए ज़्यादा टिपिकल जाने का ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत की चीज़ें वो हम आपको बता देते हैं। आइंस्टीन ने क्या बताया उस बात को समझिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड एंड हमारा काउज थ्योरी, इसका यूज़ किया। इन्होंने क्या कहा कि जब नदी बहती है तो नदी का बहाव, नदी का जो बहाव है, अगर उसकी मेंडरिंग रेशियो कम है, मेंडरिंग रेशियो कहने का मतलब कि ये जो मोड़, ये तिरछा मोड़ जो ये बनाने का इसका प्रकृति है, ये कम है, तो ये नदी पानी का, मट्टी का कटाव जो है वो कम कर पाएगी। ठीक है, इन्होंने ये बात बताया। यानी कि अगर ये मोड़ तिरछा है तो ये कम कर पाएगा, लेकिन अगर ये मोड़ कुछ इस प्रकार है तो इससे बहने वाला जो पानी है उसको ज़्यादा रफ्तार मिल पाता है, उसको ज़्यादा रफ्तार मिल पाता है, और मिट्टी का कटाव जो है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। तो मान लिया जाए कि एक यहाँ पर आया फिर यहाँ पर आया, तो ये जो मिट्टी का कटाव यहाँ पर जमा हुआ, इससे नदी का रफ्तार और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, यानी कि हल्का सा अगर आप इसको तिरछा कर देते हैं, इसके स्ट्रेट पाथ को थोड़ा सा तिरछा करिएगा तो नदी का बहाव जो है वो बढ़ जाता है। तो इससे डायनेमिक फ्लूइड का ये नेचर है कि वो बहाव जब तिरछा मोड़ पर जब आता है तो अपना रफ्तार को, बहने के रफ्तार को बढ़ा लेता है। पर काउज थ्योरी लगाया गया। काउज थ्योरी में क्या हुआ कि काउज थ्योरी में ये बोला गया कि जो हमारा रिवर है वो जैसे ही ये लूप तैयार करता है, ये जो मोड़ आप देख रहे हैं इसे लूप कहते हैं, जब ये लूप तैयार करता है तो जो मिट्टी आती है, मिट्टी आके इसके यहाँ पे जमाव कर देती है। ठीक है, ऐसा करने पर पीछे से और नदी का रफ्तार जो है धीरे धीरे बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है नदी के ऊपर, नदी के फ्लूइड के ऊपर, और धीरे धीरे ये अपने रफ्तार को यहाँ से बढ़ा देता है और ये बांध से अपने रफ्तार को, इस मोड़ को सख्त करके आगे बढ़ जाता है। यानी कि ये कटाव जो है, मिट्टी का जो कटाव हुआ था और ये जो अब मेंडर जहाँ जहाँ बन रहा था, ये जो तिरछा मोड़ जहाँ बन रहा है, वहाँ पर मिट्टी की परत जो है वो सख्त हो जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, इन्होंने ये कहा कि अगर काउज इफेक्ट होता है, ठीक है, तो ये जो लूप यहाँ पर क्रिएट हुआ और अगला लूप दूसरे डायरेक्शन में जहाँ क्रिएट होगा, इनके बीच में पाई जो है वो हमारा लाई करता है। ये कुछ इस प्रकार है जैसे हमारा ये जो आप वेव देखते हैं ना, ये वेव, तो ये वेव हमारा एक बार यहाँ गया, ठीक, तो एक मेंडर बना, दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए जिस पॉइंट से ये मुड़ा तो ये यहाँ गया, तो अब आप देखिए फिर तीसरे डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ मुड़ेगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ये पहले मोड़ और दूसरे मोड़ के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लिया जाए कि ये आर का है,
और यहाँ से फिर ये जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जा रहा है, आर का। तो ये जो दूरी है इसे हम कहा गया डायमीटर। और ये जो लेंथ है मिएंडर का, देखिए हम अभी आपको बताए थे ना कि शुरुआत जहाँ से हो और जहाँ पर अंत हो जाए ये हमारा मिएंडरिंग रेशियो होता है, ठीक है। और ये भी हम कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर, जैसे यहाँ पर एक मिएंडर बना, यहाँ पर एक मिएंडर बना, तो इस मिएंडर बनने के रेशियो का जो एवरेज वैल्यू होता है उसको भी हम लोग मिएंडरिंग रेशियो कहेंगे। तो अगर एक मिएंडर पर देखें तो यहाँ से हमारा ये एक पाई आर लेंथ और ये हमारा एक पाई आर लेंथ, अगर आप इसको जोड़ दीजिएगा ना तो ये एक सर्कल का निर्माण करेगा कुछ इस प्रकार। और ये हमारा रेडियस इधर आ जाएगा, दैट इज़ ये रेडियस हो जाएगा 2r। तो ये पाई आर, फिर ये हमारा पाई आर, तो क्या हो गया 2 पाई आर। तो यहाँ बोला गया कि इनका जो रेशियो है, यानी ये जो मिएंडरिंग रेशियो है, यही मिएंडरिंग रेशियो हमारा सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो 2 पाई आर बटे 2r का वैल्यू पाई देता है। और यही कारण है कि हम लोग पाई को बताते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। आगे बात समझ में? आशा करते हैं कि आपको ये वाला पाई के ऊपर जो डिस्कशन हुआ है आज, ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। धन्यवाद।